गुजरात के मोरबी जिले में एक दुर्घटना देखने को मिली है जिसकी वजह से अब तक 140 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा इस दुर्घटना के कारण अब तक 150 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जाहिर तौर पर यह दुर्घटना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, दर्दनीय है। आज इस वीडियो में हम इसी दुर्घटना से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर इस पूरी दुर्घटना के संभावित कारण क्या हो सकते हैं और कौन लोग इस पूरी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही इस पूरी दुर्घटना के तमाम अन्य डायमेंशंस क्या हो सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद मोरबी जिले और इस ब्रिज के एक संक्षिप्त इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, क्योंकि इस पूरी दुर्घटना में जो ब्रिज गिरा है, जो पुल गिरा है, वो एक सस्पेंशन ब्रिज था। तो ऐसे में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह के जो पुल होते हैं, जो ब्रिज होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं इस पूरी दुर्घटना के, और कौन कौन लोग इस पूरी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं, किसकी गलती है इस पूरी दुर्घटना में, उस पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इस पूरे प्रश्न का जवाब लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से संबंधित है। आप इसे अवसंरचना, सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और आपदा प्रबंधन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द ट्रेजेडी इन मोरबी, द सिटी, द रिवर एंड द ब्रिज, यानी मोरबी जिले में जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर, उसी दुर्घटना को लेकर तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की गई है इस पूरी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खबर भी है। दृष्टि संस्थान द्वारा साल 2023 के प्रीलिम्स के लिए CSAT संबंधी एक कोर्स की शुरुआत की गई है। ये कोर्स मुख्य तौर पर ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है और आप इसे दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से इस कोर्स के एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की शुरुआत 4 नवंबर से होगी और इस कोर्स की जो फीस है वो मात्र 10,000 के आसपास है। यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स की तमाम विशेषताएं भी हैं जिनको आप इसको नंबर पर कॉल करके आसानी से इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जान सकते हैं। तो कोर्स की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मोरबी जिले और उसके ब्रिज, वहां पर जो एक ब्रिज मौजूद है उसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो ये गुजरात का ये जो मोरबी जिला है ये कोई बहुत पुराना जिला नहीं है, बल्कि इस जिले को साल 2013 में 15 अगस्त के अवसर पर बनाया गया था। यानी एक नवनिर्मित जिला है, एक नया बनाया हुआ जिला है। और ये जो जिला है ये मुख्य तौर पर गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, वहां से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी आप यदि अहमदाबाद से कार लेकर जाएंगे तो आप मात्र 4 घंटों में मोरबी जिले में पहुंच सकते हैं। इतना पास ये जिला मौजूद है। इस जिले की जो आबादी है वो लगभग 2 लाख के आसपास है। और इस जिले की जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि ये जिला मुख्य तौर पर एक नदी के किनारे पर मौजूद है। इस नदी का नाम है माचू नदी। अब क्योंकि ये जिला नदी के किनारे पर मौजूद है तो जाहिर तौर पर जिले में एक ब्रिज की भी जरूरत होगी। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी में 230 मीटर का एक ब्रिज इस पूरे जिले में बनाया गया था, इस माचू नदी के ऊपर। इस ब्रिज की बात करें तो ये मुख्य तौर पर एक सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि ये ब्रिज जो है वो मुख्य तौर पर सस्पेंशन ब्रिज है। और इस ब्रिज को साल 1877 में जो वहां के पूर्व शासक थे सर बागजी ठाकुर, इनके द्वारा इस पुल के निर्माण की शुरुआत की गई थी। इस पुल का निर्माण कार्य साल 1879 में पूरा हुआ और इसके उद्घाटन के दौरान, जब इस पुल का उद्घाटन किया गया था तो इस दौरान उस समय बंबई के जो गवर्नर थे रिचर्ड टेम्पल, वो भी शामिल हुए थे। इसके अलावा इस पुल को बनाने में जो लागत आई थी वो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास थी। यानी जाहिर तौर पर मौजूदा समय की तुलना में ये बहुत बड़ी राशि थी। यानी बहुत बड़ी राशि के माध्यम से इस पुल का निर्माण किया गया था। तो ये तो मोरबी जिले की बात हुई, उसके ब्रिज की बात हुई। अब एक बार मैप पर भी इस जिले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मोरबी जिला मौजूद है और यहाँ पर है गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, और इन दोनों के बीच की दूरी मात्र 200 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पर विशेष बात यह भी है कि ये जो मोरबी जिला है ये गल्फ ऑफ कच्छ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यानी गल्फ ऑफ कच्छ से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसकी जो सीमा है वो मुख्य तौर पर जामनगर जिले के साथ और रण ऑफ कच्छ के साथ इसकी सीमा
लगती है। तो ये तो इस पूरे ज़िले की बात हुई, इस ज़िले की ज्योग्राफी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ज़िले पर बात कर ली। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो पुल गिरा है वो एक सस्पेंशन ब्रिज था। तो सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? तो सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का पुल ही होता है जिसका जो डेक होता है, डेक यानी वो जगह जहां पर लोग चलते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं, इसका जो डेक होता है वो केबल्स के जरिए हवा में लटका होता है। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है और इस पुल में मुख्य तौर पर 4 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है सस्पेंशन केबल्स। इस तरह के जो ब्रिज होते हैं, जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, उसमें सस्पेंशन केबल्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा इसमें वर्टिकल सस्पेंडर्स यानी वर्टिकल केबल्स भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये ग्रिड होती है जहां पर लोग चलते हैं, इसे भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर टावर्स होते हैं दोनों ओर, जहां पर क्षेत्र पार करना है दोनों तरफ टावर्स मौजूद होते हैं और उन टावर्स के नीचे एंकरेज भी मौजूद होते हैं जो कि पूरे लोड को, पूरे वेट को संभालते हैं। इस तरह का जो पुल होता है वो काम कैसे करता है? तो इस तरह के पुल पर जब लोग डेक पर चलते हैं तो उसका जो लोड होता है वो वर्टिकल केबल्स पर जाता है। इसके बाद इस लोड को, जो भी दबाव पड़ता है, उस लोड को वर्टिकल केबल्स के जरिए सस्पेंशन केबल्स पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल केबल्स होती हैं उन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो लोड है वो हॉरिजॉन्टल केबल्स के जरिए इन टावर्स पर पहुंचता है। जब लोड टावर्स पर पहुंचता है तो इसके बाद वर्टिकल ट्रांसफर के बाद ये जो पूरा लोड है वो एंकरेज के पास जाता है और यहाँ से ये लोड ग्राउंड में पहुंच जाता है, जमीन में पहुंच जाता है। और इस तरह से इस संरचना को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और दुनिया भर में इस तरह की पुल संरचना का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इस तरह की संरचना को दुनिया की सबसे मजबूत संरचनाओं में से एक माना जाता है। इसके अलावा इसको बनाना भी बहुत ज्यादा आसान होता है और बहुत ज्यादा लागत प्रभावी भी होता है। बहुत कम समय में इस तरह के पुल को बनाया जा सकता है, बहुत कम खर्च के माध्यम से। इसी वजह से इस तरह के पुल को अन्य पुलों की तुलना में एक बेहतर विकल्प माना जाता है। भारत में इस तरह की पुलों की बात करें तो भारत में डोबरा चंटी सस्पेंशन ब्रिज को सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक माना जाता है। इस पूरे सस्पेंशन ब्रिज को उत्तराखंड की टिहरी झील पर बनाया गया है और इस पुल की जो लंबाई है वो तकरीबन 725 मीटर के आसपास है और इस पुल का उद्घाटन साल 2020 में नवंबर महीने में किया गया था। तो ये तो बात हुई सस्पेंशन ब्रिज की। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी दुर्घटना के, जो मोरबी जिले में हमें दुर्घटना देखने को मिली है, उसके संभावित कारणों पर बात कर लेते हैं। तो इसके मुख्य तौर पर 3 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण होगा पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब एक ऐसी स्थिति से होता है जब किसी ब्रिज पर, किसी पुल पर एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर एक ही स्थान पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसी वजह से अक्सर पुल टूट जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ऑसिलेशन हो सकता है। ऑसिलेशन मतलब बहुत अधिक लोग पुल को हिलाते हैं, उस पर कूदते हैं या फिर उसे झुलाते हैं, तो इसकी वजह से होगा ये कि पुल पर जो केबल्स बंधे हुए हैं, चाहे वो वर्टिकल केबल्स हो या फिर सस्पेंशन केबल्स हो, उन दोनों तरह के केबल्स पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो जाहिर तौर पर जो केबल्स होते हैं उनके टूटने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा तीसरा कारण जो हो सकता है वो है क्षमता से अधिक भार, यानी यदि किसी पुल की क्षमता बहुत कम है और उस पर बहुत ज्यादा लोग एकत्रित हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर उस पुल के गिरने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। मौजूदा समय में बात करें तो मौजूदा समय में जो पुल गिरा है उसके लिए मुख्य तौर पर ऑसिलेशन और क्षमता से अधिक भार को प्रमुख कारणों के तौर पर पेश किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है इस पर आगे बात करेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस पूरी दुर्घटना में गलती किसकी है, किसकी गलती है इस पूरी दुर्घटना में। तो अभी तक इस पूरी दुर्घटना को लेकर किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई है। हालांकि इस पूरी दुर्घटना को लेकर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उन पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरे स्टेक होल्डर्स खुद प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे विषय को लेकर प्रशासन का कहना है कि इस पूरी दुर्घटना में जो गलती है वो प्रमुख तौर पर ओरेवा नाम की एक कंपनी की है। दरअसल इस पुल का जो पूरा ब्रिज है, इसका जो स्वामित्व है वो वहां की नगर पालिका के पास है, वहां की म्यूनिसिपैलिटी के पास है। लेकिन इसी पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो वहां की म्यूनिसिपैलिटी है उसने ओरेवा नाम की कंपनी के साथ 15 साल का एक समझौता किया है। ये जो समझौता है ये मुख्य तौर पर पुल के रखरखाव और उसके संचालन को लेकर है, उसके ऑपरेशन को लेकर है। और इसी समझौते के हिस्से के तौर पर इसी साल मार्च महीने में इस पुल के रखरखाव का काम शुरू किया गया था, इसके मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया था, क्योंकि इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत भी थी। क्योंकि ये हम जानते हैं, हमने पहले ही बात की
कि जो पूरा ब्रिज है, जो पूरा पुल है, वो बहुत सालों पुराना है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। जाहिर तौर पर ये पूरा ब्रिज बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने में मेंटेनेंस की शुरुआत की गई थी। पर ऐसा अनुमान था कि आगे आने वाले 8 से 12 महीनों में पुल को दोबारा से खोल दिया जाएगा, क्योंकि इतना समय लगेगा इस पुल के दोबारा रखरखाव को पूरा करने के लिए। लेकिन कंपनी द्वारा इसी साल अक्टूबर महीने में ही पुल को खोल दिया गया, यानी निर्धारित अवधि से पहले ही पुल को खोल दिया गया। इसके अलावा प्रशासन का यह भी आरोप है कि कंपनी द्वारा पुल को शुरू करने से पहले, पुल को दोबारा खोलने से पहले म्यूनिसिपैलिटी से कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। इसी वजह से प्रशासन द्वारा इस पूरी कंपनी को, ये जो निजी कंपनी है, इसको इस पूरी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि कई लोग प्रशासन को भी इस मसले पर जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन इस बात को जानता था कि कंपनी द्वारा इस पूरे पुल को समय से पहले ही खोल दिया गया है, तो प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इसके अलावा ये तो तमाम पहलू हुए। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर कुछ ऑपरेशन संबंधी कमियों को भी गिनाया जा रहा है। मसलन इस पूरे पुल की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो लगभग 150 लोगों के आसपास है। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जब इस पुल पर दुर्घटना हुई थी तो इस पुल पर 500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर यदि इतने ज़्यादा लोग मौजूद होंगे तो पुल की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। चाहे कितने भी मजबूत एलिमेंट्स का उपयोग किया गया हो, उनकी क्षमता एक समय पर आकर समाप्त ही हो जाएगी और उसका टूटना लगभग तय ही था। इसके अलावा कई वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही हैं जिसपे देखने को मिल रहा है कुछ लोग पुल पर खड़े होकर पुल को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में ऑसिलेशन को बढ़ावा मिलता है और इसकी वजह से भी पुल के टूटने की दुर्घटना देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है, हमें इसे एक्ट ऑफ गॉड के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस पूरी दुर्घटना में कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप जरूर मौजूद था। तो ये तो बात हुई कि आखिर इसमें गलती किसकी है। तो स्पष्ट तौर पर इसमें जो गलती है वो मनुष्यों की है, मानवीय हस्तक्षेप की है। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, तो पूरी दुर्घटना में गलती मानवीय हस्तक्षेप की है। इस पूरी दुर्घटना को देखते हुए सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसके अलावा गुजरात सरकार द्वारा मुआवजे की भी घोषणा की गई है। हालांकि सरकार और क्या कर सकती है, तो सरकार को इस पूरी दुर्घटना की, इस पूरी जो घटना हुई है, निष्पक्ष जांच कराए जाने की जरूरत है। यानी जो भी व्यक्ति इस पूरी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था उसको सजा दी जानी जरूरी है। यहाँ पर निष्पक्ष जांच का यह मतलब है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी भी इस पूरी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है तो उस अधिकारी को भी सजा दी जानी जरूरी है। इसके अलावा इस पूरी दुर्घटना में कुछ ऑपरेशनल कमियों को दूर किया जाना भी जरूरी है। हमने कुछ ऑपरेशनल कमियां देखी, उनको भी दूर किया जाना जरूरी है। यानी जाहिर तौर पर जो भी पुल भारत में मौजूद है, जो भी सार्वजनिक अवसंरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे दिशा निर्देश मौजूद होने चाहिए। डू एंड डोंट्स संबंधी दिशा निर्देश मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा इस संबंधी जो सुरक्षा प्रबंधों की जो चूक हुई है उसकी भी जांच की जानी जरूरी है। यानी इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर जब इस पूरी पुल पर दुर्घटना हुई तो वहां पर कोई भी पुलिस अफसर मौजूद क्यों नहीं था। इस बात की जांच क्यों नहीं की गई कि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद हैं, क्षमता से ज्यादा लोगों को टिकट क्यों जारी किया गया। तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि देश की सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा में मौजूद कमियां देश के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि इनकी वजह से देश को भारी जानमाल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां मौजूद हैं, वो कमियां किस तरह से देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें ह्यूमन लॉस का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ह्यूमन जो रिसोर्स है उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो मोरबी जिला है वो किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा इसमें कौन सी नदी बहती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।